जानकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव जी, आपका स्वागत है। इसके अलावा रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन जो कि देवनाथ साहब है, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों लोगों का स्वागत है। संजीव जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगा, चूंकि बांग्लादेश उच्चायोग को भी भारत की तरफ से तलब किया गया है जो दिल्ली में है कि भाई ये सब क्या हो रहा है। वहां भारतीयों को लेकर भी जो स्थिति पैदा की गई है, जो हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे। एक और खबर इसी में है कि एक और हिंदू युवा की वहां पर हत्या कर दी गई और उसके ऊपर धर्म का अपमान करने का आरोप लगाया गया था। हत्या के बाद डेड बॉडी को टांग दिया गया था बिना कपड़ों के। ये कल की खबर है। तो ये तमाम जो हालात बने हैं, सड़कों पर हिंसा, अखबारों में आगजनी, अखबारों के दफ्तरों को तोड़ा गया, उस्मान हादी की मौत के बाद जो बांग्लादेश में ढाका में होता दिखाई दे रहा है, ये क्या वाकई में चुनाव से पहले अच्छे संकेत हैं बांग्लादेश को लेकर? बिल्कुल नहीं। और ये जो संकेत हैं बड़े ही खतरनाक हैं, डेंजरस हैं। और ये इस बात को भी स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि बांग्लादेश में जो कट्टरपंथियों के द्वारा और पाकिस्तान के डीप स्टेट के द्वारा, अन्य जगहों के जो डीप स्टेट एलिमेंट्स हैं, उनकी जो साजिशों का जो दौर है वो अभी भी लगातार जारी है। और ये जो कट्टरपंथी हैं, ये बांग्लादेश में अपने जो प्रभाव को और अधिक बढ़ाना और गहरा की साजिश रच रहे हैं। और अभी 12 फरवरी को वहां पर इलेक्शंस तो जरूर अनाउंस किया गया है, लेकिन इस बात की भी आशंका दिखाई देती है कि ये जो मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व की जो अंतरिम सरकार है और ये जो कट्टरपंथी हैं, जो इनका आपस में जो एक नेक्सस दिखाई देता है, वो इन चुनावों को टालने की भी साजिश रच सकता है। और मोहम्मद यूनुस के संदर्भ में तो ये बात अब बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखती है कि ये जो सरकार, जिसका कि मूल मैंडेट बांग्लादेश में कानून और शासन की व्यवस्था को स्थापित करने का और जल्द से जल्द इलेक्शंस को कराने का था, उस अपने मैंडेट को, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने में ये हमेशा से विफल साबित हुए हैं। और रादर मैं ये कहूंगा कि उसके ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। कट्टरपंथियों को उन्होंने शह देने का ही कार्य किया है। इस तरीके की जो हिंसा अराजकता करने वाले जो भी एलिमेंट्स हैं, और उनके ऊपर जो कठोर कार्रवाई करनी चाहिए थी, हिंदू कम्युनिटी के ऊपर हमला करने वालों के खिलाफ जो कठोर कार्रवाई करनी चाहिए थी, उन्होंने ऐसा नहीं किया। अवामी लीग को ही सिर्फ टारगेट किया है। अवामी लीग के समर्थकों को प्रोसिक्यूट किया गया है, उनके खिलाफ जो है बड़े बड़े जो है कार्रवाइयां की गई हैं। लेकिन यदि आप देखिए तो अल कायदा और जमात इस्लामी बांग्लादेश, उसका जो छात्र संगठन इस्लामी छात्र शिविर इत्यादि के ऊपर नरमी बरती गई है। अल कायदे के तो आतंकियों को तो जेल से भी रिहा कर दिया गया है। तो इससे स्पष्ट है कि ये जो सरकार है, ये कट्टरपंथियों के को शह देने का ही कार्य करती रही। और जाहिर है कि ये उसकी बहुत बड़ी विफलता है। और इसके जो पक्षपातपूर्ण कार्य करने का जो तरीका है, उसकी वजह से ही आज कट्टरपंथी फिर से, अब आप देखिए तो सड़कों पे आकर के वो हर तरीके की अराजकता फिर से उन्होंने करना शुरू कर दिया है। और मेरा ऐसा मानना है कि वहां पे जो इलेक्शंस हैं उसमें उसको प्रभावित करना या उसको टालने की जो साजिश करना, ताकि ये सरकार और लंबा खिंच जाए और कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट ना आ पाए जल्द से जल्द, तो इसकी साजिश के तहत भी ये किया जा सकता है। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि ये जो पूरी बांग्लादेश के अंदर जो स्थितियां चल रही हैं, उसमें भारत को भी टारगेट करने की साजिशें चल रही हैं। और अभी उस्मान हादी की हत्या के संदर्भ में जिस तरीके से भारत के ऊपर बेस एलिगेशंस ये जो की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें भारत का हाथ है, भारत ने ये किया वो किया, जाहिर है कि इसके आधार पर उन्होंने भारत को थ्रेट्स भी दिए हैं। हमारा जो हाई कमीशन ढाका में है, उसको थ्रेट्स इशू किए गए हैं, और जिसको लेकर के भारत की सरकार ने बांग्लादेश की सरकार से गहरी चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में स्थित जो बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब किया गया विदेश मंत्रालय में, और उनसे बताया गया कि ये जो स्थितियां हैं वो इसके ऊपर भारत अपनी चिंता व्यक्त करता है। और बांग्लादेश की सरकार को चाहिए कि हमारे हाई कमीशन की जो सुरक्षा है, जो हमारे हाई कमिश्नर हो या अन्य अधिकारी कर्मचारी हो, सभी की सुरक्षा इंश्योर की जाए। और एक डिटेरियोरेटिंग जो सिक्योरिटी सिचुएशन है बांग्लादेश की, उसके ऊपर ये सरकार तुरंत ही कार्रवाई करे। और मेरा ऐसा मानना है कि भारत की बहुत पैनी नजर इन सारी स्थितियों पर है। लेकिन एक अंत में आपके इस सवाल के जवाब में अवश्य कहना चाहता हूं, आपके बड़े सम्मानित चैनल के माध्यम से भी, कि भारत ये जो है बदला हुआ भारत है, नया भारत है। आतंकवाद और अतिवाद को ये भारत बर्दाश्त नहीं करता। यदि भारत को टारगेट किया गया, भारत के खिलाफ कोई साजिश रची गई, तो जाहिर है कि भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देना जानता है। अतिवाद और आतंकवाद के संदर्भ में भारत का जो अप्रोच है, इस नए भारत का जो अप्रोच है, वो जीरो टॉलरेंस का है। इस बात को बहुत एग्रेसिव और जीरो टॉलरेंस का, बिल्कुल सही सर। मैं आपके पास आता हूं दोबारा, लेकिन ये बदला हुआ बांग्लादेश भी है। बांग्लादेश को लेकर ऐसी उम्मीदें नहीं थी
ये बांग्लादेश जो पाकिस्तान की गोद में खेलता है, ये बांग्लादेश जो चाइना की गोद में खेलता है, उनके कहने पर बाकायदा एक मैप सेवन सिस्टर को लेकर जारी करता है। अब तक बांग्लादेश की इस तरीके से नेगेटिव अप्रोच देखी नहीं गई थी। और कुल मिलाकर आप सोचिए कि भारतीय उच्चायोग के सामने नारेबाजी करना, जो पूर्व राष्ट्रपति थे शेख मुजीबुर रहमान, उनकी आवाज को आग लगा देना, शेख हसीना भारत में क्यों है इस बात को लेकर बार बार चिढ़ पैदा करना और टारगेट करना, भारत को टारगेट करना। देवनाथ साहब, ये शह किसकी है? खुद यूनिस की है, मोहम्मद यूनिस की? इसके पीछे ये जो कुछ हो रहा है, ये शहदे के बार बार सड़कों पर लोग उतरने के लिए अगर इतनी हिम्मत दिखा रहे, अखबारों तक को छोड़ा नहीं जा रहा है, तमाम सरकारी बिल्डिंग को आग के हवाले कर दिया जा रहा है, तो बिना सरकार के शह के तो ये संभव नहीं है। एक आध बार समझ में आता आंदोलन होता है, बार बार होना, ये पीछे से पिन करके अपने आप को मजबूत करने की कोशिश है क्या है यूनिस की? संजय जी, जैसे ही जुलाई अगस्त पिछले साल की बात हम याद करें तो एक चीज बहुत क्लियर है कि मोहम्मद यूनुस को कोई नहीं जानता था। शायद बांग्लादेश में भी जो आम अवाम थे वो उनको पता नहीं था कि मोहम्मद यूनुस कौन है, और वो तो बांग्लादेश में इतने साल से रहे भी नहीं। तो ये पैराशूट से कहां से वो अचानक अगस्त पिछले साल आकर बांग्लादेश में प्रधानमंत्री बन गए, केयरटेकर बन गए? इसके पीछे कौन हो सकता है? जाहिर बात है इसके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। क्या अमेरिका इंटरेस्टेड है? शेख हसीना ने बार बार ये कहा था कि अमेरिका ने उनके पास एक व्हाइट मैन को भेजा था, और वो व्हाइट मैन बार बार आके शेख हसीना से बातचीत करके ये कहता था कि वहां जो एक आइलैंड है सेंट मार्टिन आइलैंड, जो कि चट्टग्राम के पास है, म्यांमार बॉर्डर के पास, वो द्वीप जो है वो बांग्लादेश अमेरिका को दे दे, क्योंकि अमेरिका वहां से एक स्पाई बेस चलाना चाहता था चीन के विरुद्ध, तिब्बत में निगरानी रखने के लिए। अब शेख हसीना ने जब मना कर दिया तो टूल किट पूरा चालू हो गया। जाहिर बात है इस टूल किट में 70% भाग अमेरिका का था, CIA का, और 20% भाग पाकिस्तान का था, जहां पाकिस्तान में इसमें धार्मिक लोगों को आइडेंटिफाई किया और CIA को लिस्ट थमा दी। 10% भाग चीन का भी था। हुआ ये कि उन्होंने जितने कट्टरवादी तत्व थे बांग्लादेश में, सभी देशों में होते हैं कुछ सिरफिरे लोग, 100 में से 5 या 100 में से 10 लोग, इनको आइडेंटिफाई किया, चिन्हित किया गया, इनकी फंडिंग की गई और इनको सड़कों पर आगजनी के लिए छोड़ दिया गया। मुस्लिम छात्र शिविर है, जिहादी पार्टीज हैं, जमाते इस्लामी के अलग अलग धड़े हैं। जमाते इस्लामी भी हम सोचते हैं कि एक पार्टी है, नहीं, वहां पर जमाते इस्लामी आपस में भी उनकी सिर्फ फुटबॉल है। हर एक गांव, हर एक कस्बे, हर एक छोटे छोटे शहर के अंदर जमाते इस्लामी के जो धड़े हैं वो सब एकत्रित किए गए, उनको फंडिंग की गई, उनको प्रेरित किया गया कि वो जाकर सड़कों पर आग लगा दें। जी नहीं, उस्मान हादी की मौत क्या एक कहा जाए कि मुहरा बनाकर बाकायदा इस मामले पर एक बार फिर से वही जो जुलाई 2024 में हुआ था वही चीजों को दोहराने की कोशिश की जा रही, क्योंकि शेख हसीना की पार्टी, भले से शेख हसीना यहां पर है, लेकिन वहां पर मजबूत होकर एक बार फिर से चुनाव जैसे अनाउंस हुआ था उसके बाद यूनाइट होती दिखाई दे रही थी। इसीलिए टारगेट करने की कोशिश की जा रही क्या? सरकार या तो असहाय या तो जानबूझकर इशारा दे रही है। इस सवाल का जवाब लेंगे सर एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन सब के पीछे असल में मास्टरमाइंड कौन है। क्या बाहरी ताकतें जो डर रही हैं कि एक बार फिर से कहीं ऐसा ना हो कि शेख हसीना की पार्टी या उनके जैसे सिमिलर कोई पावर आ जाए, उसको रोकना है, या फिर ये सब जो कुछ हो रहा है इसके पीछे की मंशा क्या है? एक छोटे से ब्रेक के बाद।